नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल क्रॉप को। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे कि कोल क्रॉप होता क्या है। पहले तो ये क्या है, एक पूरा ग्रुप है। कोल क्रॉप की बात करें तो एक पूरा ग्रुप है, समूह है। इसके अंदर कई सारी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, नॉल कोल जिसको गार्ड गोभी बोलते हैं, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आता है, ठीक है, और केल आता है। करीबन 6-7 जो है क्रॉप इसके अंदर आती है। तो पहले हम कोल क्रॉप को समझते हैं, उसके बाद क्रॉप्स पे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। मेनली हम कॉलीफ्लावर और केबेज को पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि ये कोल जो है ये क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये कोल जो वर्ड है, ठीक है, ये जो कोल वर्ड है, ये कोल जो है ये क्या है, कोल वर्ड ये क्या है, वाइल्ड केबेज का, वाइल्ड केबेज मतलब जो जंगली हमारी गोभी है, जंगली पत्ता गोभी है बोल सकते हो, या जंगली सरसों है, इसको हम वाइल्ड मस्टर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, जंगली सरसों। ठीक है, इसका एसेंट मतलब ये कोल क्रॉप का पूर्वज कौन है, एल वाइल्ड केबेज। वाइल्ड केबेज क्या है, कोल क्रॉप का पूर्वज है, एसेंटर है। हम बोल सकते हैं कि इसका क्या है, ये पूर्वज है। ठीक है, ये जो है वाइल्ड केबेज, जंगली गोभी जो है, ये कोल क्रॉप का एसेंटर से मतलब इससे बना है। कैसे बना है बताऊंगा। और इसको और क्या कहा जाता है, इसी को बोल देते हैं हम, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को बोल देते हैं कोल वाट्स। इसी को क्या बोला जाता है, कोल वाट्स बोला जाता है। मतलब कि ये कोल क्रॉप जो बनी है वो कोल वाट्स से या जंगली वाइल्ड केबेज या जंगली गोभी से बनी है। जितनी भी कोल क्रॉप है सब इसी से बनी हुई है। कैसे बनी है बताऊंगा। ये वर्ड शायद मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा या समझाता होगा। हम सीधे कॉलीफ्लावर केबेज पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर केबेज और जो भी हम पढ़ते हैं नॉल कोल गार्ड गोभी, ये एक ही पौधे से बने हुए अलग अलग क्रॉप है, जैसे मैं बताऊंगा भी कैसे बने हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो गोभी है, जो हमारी कोल क्रॉप है, उसका जो पूर्वज है कौन है, वाइल्ड केबेज है। मतलब वाइल्ड केबेज जो है पिताजी है कोल क्रॉप का। जैसे हम लोग के पिताजी, हम लोग के दादाजी हैं, उनसे हम आए हैं। तो जैसे ये कोल क्रॉप है, कोल क्रॉप किससे बनी है, तो इस वाइल्ड केबेज से। मतलब वाइल्ड केबेज क्या है, यहाँ पे पिताजी है सारे कोल क्रॉप का। जितनी भी कोल क्रॉप हम पढ़ते हैं, कॉलीफ्लावर केबेज, उनके पिताजी कौन है, वाइल्ड केबेज है। इसको कोल वार्ड भी कहते हैं। और इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या है, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, देखो क्या नाम है, वही ब्रेसिका ओलेरेशिया वर सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, क्या याद रखना है, ये तो कॉमन रहेगा सब में, ब्रेसिका ओलेरेशिया। आपको याद रखना है सिल्वेस्ट्रिस। सिल्वेस्ट्रिस जो है किसका नाम है, वाइल्ड केबेज का, और या फिर कोल वाट का जो है साइंटिफिक नेम है, जो कोल क्रॉप का क्या है, पूर्वज है। क्या नाम है, सिल्वेस्ट्रिस। हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस। ठीक, ब्रेसिका ओलेरेशिया सिल्वेस्ट्रिस, जो क्या है, पूर्वज है किसका, कोल क्रॉप का। यहां तक की बातें समझ में आई। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, अब ये ब्रेसिका ओलेरेशिया है तो फैमिली क्या है इसकी, क्रूसीफेरी। मतलब जितनी भी कोल क्रॉप है सबकी फैमिली क्या रहेगी। फैमिली की बात अगर मैं करूं, फैमिली की, कुल की या परिवार की अगर हम बात करें इसका, तो क्या है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी इसकी क्या होगी, फैमिली होगी। मतलब जितनी भी कोल क्रॉप है सबकी फैमिली भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी वाइल्ड जो केबेज है हमारा या कोलवाट है, जिसको हमने सिल्वेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, उसकी फैमिली अगर क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी है, तो जितनी भी कोल क्रॉप है उसकी भी क्या होगी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे यहां पर बनी है सारी क्रॉप्स। क्लियर है, एक डायग्राम में यहां पे बनाऊंगा। चलिए, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये जो वाइल्ड वाली है, वाइल्ड केबेज है, उसका डायग्राम में बना रहा हूँ। इससे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है बाकी सारी कोल क्रॉप्स यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका, जैसे आपने सरसों देखा ना, सरसों का प्लांट कैसा होता है, सेम वैसे ही इसका भी प्लांट था वाइल्ड का। तो इसके क्या निकलते हैं यहाँ पे, फ्लावर्स। ठीक है, ये फ्लावर्स है। फिर इसकी क्या चलती है, पत्तियाँ, कुछ ऐसे पत्तियाँ जाती हैं। ठीक है, ऐसे चलती है। इसमें नीचे लीफ भी बनती है।
और इस पे जो है यहाँ पे फ्लावर्स ये बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जैसे सरसों का प्लांट होता है। क्लियर है। अब इससे ही जो है बाकी सारी क्रॉप, ये क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये वाइल्ड कैबेज है। ठीक है, ये वाइल्ड कैबेज है, जंगली गोभी है, जिसको हमने क्या बोला, कोलवार्ट बोला। इसी से बाकी सारी बनी है। ठीक है, अब इसी से बाकी सारी कैसे बनी है वो देखो। क्लियर है, फ्लावर से। ठीक, ये क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर से कौन बना है, फ्लावर से बनी है यहाँ पे कॉलीफ्लावर। कौन, आपकी जो कॉलीफ्लावर है वो किससे बनी है, गोभी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, कि फ्लावर से कौन बनी है, कॉलीफ्लावर। इसके, ये जो वाइल्ड कैबेज था इसके फूल से, फ्लावर से बनी है कॉलीफ्लावर। ठीक है, और कॉलीफ्लावर के जो खाए जाने वाला भाग है, जो इसका ईडेबल खाने वाला भाग है, वो क्या है, तो वो है कर्ड। क्या है इसका खाए जाने वाला भाग, कर्ड। ये याद रखना, कर्ड जो है इसका खाए जाने वाला भाग है कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होगा, कॉलीफ्लावर का जो बॉटनिकल नेम क्या होगा, तो देखो ब्रेसिका ओलेरेशिया तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया तो रहेगा ही रहेगा। और वेराइटी क्या हो जाएगा, बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस। ठीक है, किसका, कॉलीफ्लावर का। तो कॉलीफ्लावर किससे बना है, फ्लावर से। किसके फ्लावर से, तो जो वाइल्ड केवल जंगली गोभी थी उसके फूल से बना है कॉलीफ्लावर, और उसका खाने वाला भाग कर्ड है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, बोट्राइटिस है। ठीक है, तो ये कॉलीफ्लावर कैसे बना, तो ऐसे बना। ठीक है, समझ में आई बात। कॉलीफ्लावर कोई अलग से चीज नहीं है, इसी जंगली पौधे से बने हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर पत्ती से। क्या, लीफ से मतलब पत्ती से बात करते हैं। तो पत्ती से क्या बनेगा, पत्ती से बनती है यहां पर कैबेज। कैबेज जो है किसका मॉडिफिकेशन है, वाइल्ड कैबेज के पत्ती से बनी है कैबेज। ठीक है, पत्ती से बनी है क्या, बंद, जिसको हम क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं। ठीक है, पत्ती से बनी है इसलिए पत्ता गोभी, और इसको हम क्या बोलते हैं, फूल गोभी बोलते हैं, क्योंकि इसके फूल से बनी है। ठीक है, कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं हम, फूल गोभी, फूल से बनी है। इसको, कैबेज को हम बोलते हैं पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता से बनी है। किससे बनी है, लीफ से। किसके लीफ से, तो जंगली कैबेज है उसके लीफ से बनी है कैबेज, जिसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या आ जाएगा, इसका बॉटनिकल नेम आ जाएगा ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटीज कैपिटाटा। क्या आ जाएगा, कैपिटाटा। ठीक है, और इसका जो है खाने वाला भाग क्या है, खाने वाला भाग जो है वो क्या है, इसका खाने वाला भाग जो है वो है हेड। क्या है, खाने वाला भाग इसमें हेड है। ठीक है, जिसको हम खाते हैं। क्लियर है, दो चीज समझ में आई। ठीक, यहीं से आपका कॉल क्रॉप कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें रहेगी क्रॉप में अलग से, वो हम देख लेंगे। नंबर 3 बात करते हैं स्टेम से। ठीक है, एक और बात करते हैं फ्लावर से। और क्या बनता है, चलो एक और ले लो। फ्लावर से और यहां पे क्या बनती है, वो बनती है ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली जो है वो बनती है फ्लावर से। ठीक, ब्रोकली जो बनती है वो किससे बनती है, ब्रोकली जो बनती है वो फ्लावर से बनती है। इतना याद रखना, ब्रोकली किससे बनती है, ब्रोकली बनती है फ्लावर से। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियरली चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ब्रोकली की स्पेलिंग ब्रोकोली। ठीक है, ब्रोकली जो बनती है किससे, फ्लावर से। और इस ब्रोकली का जो नाम क्या है, इस ब्रोकली का जो है वो नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका। ठीक है, क्या नाम है, इटालिका, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें भी क्या खाते हैं, खाने वाला भाग जो है, ईडेबल जो पार्ट है वो क्या है, वो इसमें भी हेड है। क्या खाते हैं, इसमें भी हेड खाते हैं, ब्रोकली में भी। क्लियर है। पत्ती से एक और है, पत्ती से एक और बनेगा। ठीक है, पत्ती से, ये भी लीफ से। ठीक है, पत्ती से एक और यहाँ पे कॉल क्रॉप बनती है, वो कौन सी है,
तो यहाँ से पत्ती से एक और बनती है, वो है हमारी नोल खोल, नहीं नोल खोल तो स्टेम से बनती है, केल। केल केल जो है ये भी किससे बनती है, पत्ती से बनती है। ठीक है, केल जो है वो भी क्या है, कोल क्रॉप है, और वो भी किससे, इस जंगली गोभी जो है वाइल्ड कैबेज है उसकी लीफ से बनती है। ठीक है, लीफ से इसका डेवलप हुआ। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम है एसेफेला। एसेफेला मतलब वही ब्रेसिका ओलरेशिया और वेराइटी आ जाएगा एसेफेला। ठीक है, और इसका खाने वाला भाग क्या है, तो खाने वाला भाग इसका जो है वो क्या है, लीव्स और शूट। लीव्स और शूट इसका खाने वाला भाग है। पत्ती और जो शूट है, शूट मतलब ऊपर का भाग पूरा बोल सकते हो आप, जनरली लीव्स ही आएगा, पत्ती जो है इसकी खाई जाती है। ठीक, अब एक जो बचा, कितने हो गए, 4 हो गए। कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गया, हाँ ठीक है, कैबेज हो गया, केल हो गया, एक नोलखोल बचा है, और एक बचा है अपना ब्रुसलस स्प्राउट। तो ये क्या है, ये है स्टेम। ठीक है, ये है स्टेम। तो स्टेम से मतलब तना से क्या बना, तना से बना है, देखो तने से कौन सी क्रॉप बनी है, इसके तने से बनी है कौन सी क्रॉप, तो नोलखोल, याद रखना नोलखोल। ठीक है, जिसको हम गांठ गोभी बोलते हैं, गांठ गोभी, ये किससे बनी है, तने से बनी है। और नोलखोल इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या आ जाएगा, गोंजीलोइडिस। ठीक है, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी क्या आ जाएगा, गोनंजीलोइड्स। ठीक है, इसका वानस्पतिक नेम है। और इसका खाने वाला भाग क्या है, इसका खाने वाला भाग क्या है, तो याद रखना इसका खाने वाला भाग क्या है, स्वेलन स्टेम, फूला हुआ तना। ठीक है, फूला हुआ तना इसका खाने वाला भाग है। फूला हुआ तना जो है, स्वेलन स्टेम जो है, तो फूला हुआ तना इसका खाने वाला भाग है, क्योंकि ये स्टेम से ही बनी है तो खाने वाला भाग भी स्टेम होगा। ये लीफ से बनी है, खाने वाला भाग लीफ होगा। ये लीफ से बनी है लेकिन इसका खाने वाला भाग हेड है। ये फूल से बना, इसका खाने वाला भाग हेड है। ये फूल से बना, इसका खाने वाला भाग कड़ है। और अब लास्ट में बची हमारी एक और जो है, वो किससे बनती है, यहाँ पे होती है, जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ बर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये है यहाँ पे बर्ड। ठीक है, ये बर्ड है, तो इस बर्ड से बनती है। ठीक है, ये बर्ड है, तो सॉरी ये बर्ड। अब इस बर्ड से जो बनती है वो बनती है हमारी जेमीफेरा। जेमीफेरा मतलब इसको हम बोल सकते हैं ब्रुसल्स स्प्राउट, ब्रुसल्स स्प्राउट्स। और इसका नाम क्या है, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी जेमीफेरा। जेमीफेरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो है खाने वाला भाग क्या है, इसका जो खाने वाला भाग है फ्लावर बर्ड, क्या है, फूल कली का, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्लावर बर्ड। क्या है, फ्लावर बर्ड है। क्लियर है, ये बेसिक चीजें हैं। एक जंगली कैबेज से ही सारी जो है कोल क्रॉप बनी हुई है। तो कोल क्रॉप क्या है, एक क्रॉप का समूह है जो एक जंगली, मतलब इन सब का पापा कौन हो गया, मैंने बोला ना इनका पूर्वज जो है वो कौन है, कोलवाट या वाइल्ड कैबेज है। किनका पूर्वज, केल का, केबेज का, नोलखोल का, कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का और ब्रुसल्स स्प्राउट्स का। तो इन सब का पिताजी कौन हो गया। अगर पूछा जाए कि कोल क्रॉप का जो है एसेंटर या कॉमन एसेंटर या जो पूर्वज है वो कौन है, तो वाइल्ड कैबेज है। वाइल्ड कैबेज का नाम क्या है, सिल्वेस्ट्रिस है साइंटिफिक नेम, और इसको कोलवाट भी बोला जाता है। क्लियर, आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज हमने क्रॉप की भी डिस्कस कर ली, क्या क्या चीज हमने डिस्कस कर ली। देखो कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम और इसका खाने वाला भाग, केबेज का साइंटिफिक नेम, उसका खाने वाला भाग, केल का साइंटिफिक उसका खाने वाला भाग, नोलखोल उसका साइंटिफिक नेम, खाने वाला भाग, ब्रुसलेस का खाने वाला भाग, उसका बॉटनिकल नेम, ब्रोकली का खाने वाला भाग और उसका बॉटनिकल नेम। अब यहाँ पे जो ये ब्रोकली है, इस ब्रोकली का जो है ओरिजिन में बता देता हूं, उत्पत्ति। इसका आपको अलग से याद रखना क्या है, इटली। ठीक है, किसका, इस ब्रोकली का, और नाम ही क्या है, इटालिका। इटालिका से इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इटली। बाकी सारी जो है, ठीक है, बाकी का जो ओरिजिन है वो क्या है, मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, बाकी का क्या है, मेडिटेरियन रीजन है। बाकी इसका सिर्फ ब्रोकली का जो ओरिजिन है वो इटली है, बाकी सबका क्या है, मेडिटेरियन रीजन जो है वो क्या है, ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है। एक चीज और कॉमन बता दूं, सब जितनी भी कोल क्रॉप है सबका जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है,
सभी क्रॉप्स जो है इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर खसका के लिख देता हूं। ये समझ में आ गया सारी चीज आपको, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कोल क्रॉप की। कोल क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोल क्रॉप की जो जो सारी चीजें हैं, तो इसका हमने देख लिया क्या कौन कौन सी इसके अंदर आती है। देन इसके हमने खाने वाला भाग देख लिया, साइंटिफिक नेम देख लिया, इसका ओरिजिन देख लिया, सबका मेडिटेरियन रीजन है, किसका सिर्फ किसका ब्रोकली का इटली है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात करें, सबकी क्रोमोसोम नंबर या गुण सूत्र संख्या की बात करें तो वो क्या होगा 2n = 18। सबका क्रोमोसोम नंबर 18 है, फैमिली सबकी सेम है, और सबका जो है यहाँ पे फ्रूट टाइप की बात करें, फल प्रकार क्या है, सिलिक्वा। क्या है, सिलिक्वा जो है इनका फल प्रकार है। सिलिक्वा किसका है, मस्टर्ड का। तो ये एक तरीके का क्या है, जंगली मस्टर्ड ही है, जिसको हमने वाइल्ड कैबेज बोला। तो इनका भी फल प्रकार क्या है, सिलिक्वा ही है, ठीक है। खाने वाले भाग अलग अलग है, फ्रूट टाइप सबका सिलिक्वा है, गुणसूत्र संख्या सबकी 18 है, ठीक है। सबका ओरिजिन प्लेस क्या है, मेडिटेरियन रीजन है, एक ब्रोकली को छोड़ के उसका इटली है, बाकी सबकी जो फैमिली सेम है। और इसमें जो है क्या पाई जाती है, चीजें समझना बात को, ठीक है। इसमें जो मैं बात करूँ अब यहाँ पे बेसिक चीजें, कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, किन में, जितनी भी क्रॉप है, परागण पॉलिनेशन की बात करें, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होता है इसमें हाईली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर परागण होता है। क्यों होता है परागण, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी क्या होता है, कई बार हमने पढ़ा है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है यहाँ पर कि फीमेल मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। एक प्रोटो एंट्री होता है, एंट्री मतलब मेल और गाइनी मतलब फीमेल। तो प्रोटो एंट्री, प्रो का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब होता है पहले, गाइनी का मतलब होता है फीमेल। तो फीमेल पहले मैच्योर होगी, ठीक है, मादा पहले परिपक्व होती है, ठीक है, परिपक्व होती है, मादा पहले परिपक्व होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। और ये जो प्रोटोगाइनी है किसको प्रमोट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्यों, क्योंकि मादा पहले, जैसे फीमेल, ठीक है, ये है फीमेल, ये फीमेल एक फ्लावर के अंदर, ठीक, और ये मेल अभी परिपक्व नहीं हुआ है, फीमेल परिपक्व हो गई है, ये तैयार है मैटिंग करने के लिए, ये तैयार है, जो है मैच्योर हो चुकी है, अब तैयार है शादी करने के लिए। लेकिन जो है यहाँ पर दूल्हा जो है वो 15 साल का ही है, दुल्हन हो गई 21 साल की, लेकिन कैसे शादी करे, अभी जो है मेल तैयार ही नहीं हुआ है। तो ये क्या करती है, किसी दूसरे फ्लावर के साथ क्या करती है, संबंध बनाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती है, दूसरे फ्लावर के साथ। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो जिस क्रॉप के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। और इसमें एक और कारण है, एक कारण और क्या है, प्रोटोगाइनी के अलावा इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट्स होती है, जिसकी वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है समझो, ठीक है। यह है मान लो आपका फ्लावर, ठीक है, यह है आपका फ्लावर, और यहाँ पर क्या है, यह है आपकी फीमेल, और ये क्या है आपका मेल, ठीक है, ये है मेल जिसको एंथर बोलते हैं, और ये स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल और नीचे ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, ठीक है। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो मेल है, यहाँ क्या होगा, यहाँ से परागण यहाँ जाने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये जो है खुद की ही मादा को फर्टिलाइज करने में एबल नहीं होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी नहीं, इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है इसमें एबिलिटी आ रहा ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वे खुद के ही मादा को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, जबकि ये किसी और को जाके फर्टिलाइज करता है। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो यहाँ दूसरा फ्लावर है, ठीक है, ये यहाँ पे फीमेल है दूसरे फ्लावर की, और ये पे ये मेल है। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो है ये खुद के ही फ्लावर में जो मादा है उसके साथ मैटिंग ना करके इसके साथ करेगा, ठीक है, इसके साथ करेगा, ये इसके साथ ना करके ये इसके साथ करेगा। मतलब
ये खुद के ही फ्लावर के अंदर जो मादा भेटी है उसके साथ ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन नहीं कर पाता है, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन किसी और के साथ कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फर्टाइल तो होते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है कि उनमें क्षमता होती है क्या करने की, फर्टिलाइजेशन करने की, पोलिनेशन करने की, लेकिन वो खुद के ही जो मादा होती है, उसी फ्लावर में जो मादा होती है, जो क्या होता है मादा होती है, उसके साथ वो पोलिनेशन नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन दूसरे फ्लावर के साथ कर पाते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया। अभी हम सिर्फ जितने भी कॉल क्रॉप्स है ना, उन कॉल क्रॉप्स का हम अभी बेसिक सारी चीजें यहां पर देख रहे हैं कि क्या होता है कॉल क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं गए हैं कि कॉलीफ्लावर को अलग से नहीं पढ़ा हमने, अभी सिर्फ देख रहे हैं कि कॉल क्रॉप्स क्या होती है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक चीज यहां पर समझना, क्या समझना है हमको, यहां पे एक चीज समझना है, जो कॉल क्रॉप है, ठीक है, ये जो हमारी कॉल क्रॉप है, ये कॉल क्रॉप है, इनका अगर एक्सेस यूज करते हैं, एक्सेस यूज, ठीक, एक्सेस यूज करते हैं, मतलब अगर हम इनको ज्यादा खाते हैं तो एक डिजीज होती है, कौन सी, गोइटर, गोइटर डिजीज हो जाती है एक्सेस यूज करने से। कौन सी, घेंगा रोग, घेंगा रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है घेंगा रोग, क्योंकि कॉल क्रॉप ज्यादा खाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एक्सेस यूज करेंगे तो गोइटर डिजीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है या गले के अंदर या थायराइड ग्लैंड होती है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है स्वेलिंग, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नामक, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन की अधिकता की वजह से ही क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो जाती है, एनिमल में भी या हम लोगों में भी। ठीक है, तो कॉल क्रॉप ज्यादा, कॉल क्रॉप ऐसा नहीं कि आप सब बंद कर दो खाना, खाना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कैंसर से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा मतलब कि जैसे मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए किलो ही मिल रही है, तो रोज लाके हम कैबेज खा रहे हैं, कॉलीफ्लावर खा रहे हैं, तो एक्सेस यूज से क्या हो सकता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो सकती है। तो एक्सेस यूज नहीं करना है इसका। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कॉल क्रॉप का एक्सेस यूज करने से कौन सी बीमारी होती है, तो गोइटर डिजीज होती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन नामक हार्मोन वहां से स्रावित होता है। ठीक है, कॉल क्रॉप के एक्सेस यूज करने से। अब कॉल क्रॉप जो है, देखो ये जो कॉल क्रॉप है, ये सीड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बाइनियल है, बाइनियल है। ठीक है, और कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बाइनिएबल है, और कंजप्शन के यूज से ये क्या है, एनुअल है, एनुअल है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर हमें क्या करना है, सीड लेना है, सीड लेना है, बीज लेना है, तो ये क्या हो जाएगी, द्विवर्षी, द्विवर्षी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, उपभोग करना है, खाने के पर्पज से लेना है, तो ये हो जाती है वार्षिक। पूछा जा सकता है कि खाने के हिसाब से, ठीक है, अगर हम उसको ईटिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो जो कॉल क्रॉप है वो क्या होती है, एनुअल होती है। ठीक है, और अगर हमें उसका सीड प्रोडक्शन लेना है तो वो बाइनियल हो जाती है। क्लियर है, अभी बात करेंगे सीड का प्रोडक्शन उसमें कैसे लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता है, सारी चीज करते हैं। फादर ऑफ कॉल क्रॉप की बात करें, कौन है फादर ऑफ कॉल क्रॉप्स की बात करें, कौन है, तो ये है डॉक्टर प्रीतम कालिया, डॉक्टर प्रीतम कालिया, प्रीतम कालिया। डॉक्टर प्रीतम कालिया जो है फादर है किसके, कॉल क्रॉप के। कॉल क्रॉप के फादर कौन है, डॉक्टर प्रीतम कालिया, और ये कहाँ के हैं, IARI न्यू दिल्ली, IR न्यू दिल्ली। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉल क्रॉप, डॉक्टर प्रीतम कालिया को फादर ऑफ कॉल क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड भी डेवलप किया गया था कार्पे चिंको ने। नाम क्या है साइंटिस्ट का, कार्पे चिंको, कार्पे चिंको, अजय भी गरीब नाम है। कार्पे चिंको एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक इंटर स्पेसिफिक, ठीक है,
हाइब्रिड डेवलप किया था, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है और इंट्रा का मतलब, दो चीज समझ लेना। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, और इंटर का मतलब क्या होता है, समझना। कभी आपको इंटर स्पेसिफिक मिल जाएगा, कभी इंट्रा स्पेसिफिक मिल जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स और प्लांट ने अच्छे से पढ़ाया है। इंट्रा का मतलब होता है सेम, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक लिखा है, देखो इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग, क्या हो गया, डिफरेंट, अलग, और स्पेसिफिक का मतलब हो गया स्पीसीज, स्पीसीज प्रजाति, मतलब अलग प्रजाति, ठीक है, अलग प्रजाति की हाइब्रिड तैयार की किसने, कार्पेचिंको ने, ठीक है। अलग प्रजाति की तैयार करने के लिए इसने दो अलग अलग प्रजाति कौन सी ली, एक तो इन्होंने लिया क्या, रेडिस, ठीक है, और रेडिस का क्रॉस किससे करवा दिया, केबेज से, ठीक है। रेडिस का क्रॉस किससे करवाया, तो F1 में इसको क्या मिला, रेडिस का क्रॉस केबेज से करवाया, तो इसको क्या मिला, रेफेनो ब्रेसिका, इनको क्या मिला, इनको F1 हाइब्रिड मिला। तो कार्पेचिंको और इंटर स्पेसिफिक, तो रेडिस और केबेज अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, इनका क्रॉस करवा के रेफेनो ब्रेसिका डेवलप किया गया। तो ये होता है रेफेनो ब्रेसिका किसका क्रॉस है, क्वेश्चन बनता है, तो रेडिस और केबेज का क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है, दो अलग अलग, किसने डेवलप किया, कार्पेचिंको ने डेवलप किया, ठीक है। कोल क्रॉप के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी बेसिक चीजें हमने डिस्कस की। अब बात आती है इसके क्रॉप पे, ठीक है, क्रॉप पे बात आती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो है ना बच्चों, किससे बना है, वाइल्ड कैबेज के फ्लावर से बना है। अब ये कौन सा वर्ड है, ये एक तरीके का लैटिन वर्ड है, ठीक है। हिंदी में फूल गोभी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ना सीख जाओ बच्चों, क्योंकि हिंदी में बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना हिंदी वाले, वो गूगल ट्रांसलेट से बनाए जाते हैं जनरली, और वहाँ पर अर्थ का अनर्थ होता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाला ही कंसिडर किया जाता है, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट आप इंग्लिश में पढ़ना सीखें। तो कैबेज जो है कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा, तो एक होता है कोलिस और एक होता है फ्लोरिस, ठीक है। कोलिस का मतलब हो गया वही कैबेज, कोलिस का मतलब क्या होता है, कैबेज, मतलब वही वाइल्ड कैबेज से लिया हुआ, और ये हो गया फ्लावर। तो वाइल्ड कैबेज से लिया हुआ फ्लावर जो है वो क्या हो, कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब ये तो बेसिक थी जानकारी, कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पर बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ें क्या समझनी है हमको, क्या समझनी है कि यहाँ का इसका हमने फैमिली क्रूसीफेरी होगा, क्रोमोसोम नंबर 18 होगा, ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन होगा, ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसका प्रोटोएंट्री इसमें भी पाई जाती है। ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें जो हमने कॉलीफ्लावर की कहाँ डिस्कस कर ली, ऊपर ही कोल क्रॉप में डिस्कस कर ली। अब बची क्या चीज़ है, कुछ मेजर चीज़ें हैं जो बची, वो हमको डिस्कस करना है। अब मेजर चीज़ें में क्या है, जैसे इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो कड खाया जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, कितना टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, सीड रेट क्या है, वैरायटी क्या है, बस वो देखना है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं इसमें बता दूँ ना, इसमें एक प्रोसेस होती है ब्लांचिंग, ठीक है। कौन सी प्रोसेस, ब्लांचिंग की प्रोसेस होती है। ब्लांचिंग का मतलब होता है कर्ड को सन से, सूर्य के प्रकाश से कवर करना, सूर्य के प्रकाश से बचाना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम द सन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम द सन, सूर्य से जो कर्ड है उसको बचाना, ठीक है, सूर्य से कर्ड को बचाना। सनलाइट कर सकते हो, सनलाइट लिखो, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कर्ड को बचाना। क्यों करते हैं ऐसा, देखो सूर्य के प्रकाश से कर्ड को बचाना ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर जो होता है हमारा, ये अगर मान लो इस तरीके से पत्ते हैं उसके इसमें, ठीक है, ये इस तरीके से पत्ते हैं उसमें, ये हमारा कॉलीफ्लावर है, ठीक है, जैसा भी बना समझ लो। अब ये इस तरीके से होते हैं इसके,
पत्ते। अब यहाँ पे जैसे सन की लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है वो खत्म हो जाएगी। ये कई सारे जो है फ्लावर से मिलकर बना होता है, कई सारे छोटे 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 कड़ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्वालिटी मतलब ये आप बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब जो एकदम टाइट है कम हो जाएगी, कॉम्पैक्टनेस की कम हो जाएगी। मतलब क्या होता है, फूल का वो भी एकदम पूरा खिला हुआ है, टाइट है, वो कम हो जाएगा। मतलब वो आप देखोगे तो हल्के हल्के से उसमें जो है आपको गैप दिखना शुरू हो जाएगी और वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। वाइट से क्या हो जाएगा, वाइट से येलो कलर का हो जाएगा, अब सीधी सी बात है, उसमें कॉम्पैक्टनेस कम हो जाएगी, वाइट से येलो कलर का हो जाएगा, क्वालिटी उसकी खराब हो जाएगी, तो मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलेगा, प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से बचाते हैं। तो सूर्य की रोशनी बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी भी पार्ट से क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से इसको कवर करते हैं, ठीक है, ताकि इसको सूर्य की रोशनी से बचाया जा सके। लेकिन अब इसके लिए क्या किया, अब ये सारी समस्या थी, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसी वेराइटी डेवलप कर दी जिसमें सेल्फ ब्रांच प्रोसेस होती है, मतलब वो खुद ही अपने आप को ब्रांच कर लेती है, ऐसी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से। तो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ पाती है और वहाँ पर जो है उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, सेल्फ ब्रांच हो जाती है। तो याद रखना सेल्फ ब्रांच वाली कौन सी है, तो जितनी भी लेट वैरायटी है वो क्या होती है, सेल्फ ब्रांच या ब्लांच होती है, सेल्फ ब्लांचिंग उसमें होती है, मतलब वो खुद ही ब्लांचिंग कर लेती है। और जो अर्ली वैरायटी है उनमें ब्लांचिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ब्लांचिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखना जो लेट वाली है, जो सेल्फ ब्रांच, जैसे स्नोबॉल हो गया, पूसा हिम ज्योति हो गया, ये अपने आप ही पत्तियां इनकी बड़ी हो जाती है, तो वो सेल्फ ब्रांच ऑटोमेटिक ही कर लेती है और अपने कड़ को बचा लेती है सूर्य से। लेकिन जो अर्ली वाली होती है, जैसे पूसा क्या आती है, अर्ली सिंथेटिक हो गई, ठीक है, अपनी अर्ली पटना हो गई, ठीक है, और कौन सी है, अर्ली केतकी है, मतलब पूसा केतकी है, पूसा कार्तिक है और पूसा दीपाली है, ये ऐसी है जो क्या है, अर्ली वैरायटी है, इनमें ब्लांचिंग हमें करना पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ब्लांचिंग के बारे में समझा है। खाने वाला भाग कौन सा, इसका कड़, इसका जो है खाने वाला भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कितना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, और स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर इसको चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें, देखो मैंने बताया था कि जिनका भी हम फल खाते हैं, जिन भी वेजिटेबल का फल खाते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी है वो सारी क्या होती हैं, कोल्ड सीजन में होने वाली क्रॉप है, उनको ठंडा अच्छा लगता है। जैसे कि अब जैसे मैं बात करूँ फल खाने वाली कौन सी है, जैसे टमाटर फल है, टमाटर हम फल में गिनते हैं, ब्रिंजल है जिसका हम फल खाते हैं, भिंडी है जिसका फल खाते हैं, कुकरबिट से जिनका फल खाते हैं, सारी कब होती है, ये गर्मी के टाइम में होती है। जिनको वार्म सीजन पसंद होता है, ये ऑलमोस्ट हम गर्मी के टाइम लगाते हैं। लेकिन जितनी भी फल के अलावा जो भी हम पार्ट खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी का हम रूट खाते हैं, ठीक है, किसी का तना खाते हैं, तो वो सारी क्या होती है, वो उनको ठंड पसंद होती है। तो ऑलमोस्ट सीधी सी बात है, वो ठंड के में ही क्या होगी, ग्रो लगाई जाएगी या ठंड में लगाते हैं उनको। तो टेम्परेचर इनके लिए जो है फेवरेबल होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कितना होना, 17 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 से जो 22 डिग्री मैं बता देता हूँ, 18 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, वो फल के अलावा जो भी पार्ट हम खाते हैं क्रॉप का, वो सारी जो है क्रॉप किस टेम्परेचर में आ जाएगी, 18 से 22 में, ठीक है। फल के अलावा जो भी हम खाते हैं, ठीक है, चाहे पत्ती खाते हैं, तना खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फल के अलावा वो सारी क्रॉप्स कहाँ आ जाएगी, 18 से 22 टेम्परेचर के अंदर आ जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 17 से 20। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 85 to 95%। यहाँ पे भी स्टोरेज टेम्परेचर सेम है, ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर सेम पे क्या 0 डिग्री यूज करेंगे, किसमें, फल के अलावा जो भी हम पार्ट खाते हैं, फल के अलावा, फल वाली जिनका हम फल खाते हैं उन क्रॉप को आप छोड़ दो, और बाकी जिनका हम रूट्स खाते हैं, तना खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, पत्ती खाते हैं, वो सब किस में आ जाएगी, स्टोरेज, उनको हम स्टोर करेंगे 0 डिग्री पर, ठीक है। जैसे पोटैटो में 10 से 15 पे करते हैं और कोल्ड स्टोरेज में 2 से 3 पे करते हैं, उनको छोड़ देना, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्टोरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्योंकि ये ठंड पसंद करती है, वैसी बात है 0 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से ये हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, सीड तैयार अगर हमें करना है, ठीक है, अब ये तो हमने सीड कभी तैयार या हमने देखा भी नहीं होगा वो प्रोसेस की सीड तैयार कैसे होती है, मैं बता देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, ये बना देता हूँ जैसा भी, ये समझ जाना, ठीक है। ये मान लो हमारा यहाँ पे पत्ता फूल गोभी जो है लगा हुआ है, ठीक है, फूल गोभी लगा हुआ है, ये हमारा फूल गोभी, ठीक। अब यहाँ पे हम जब ये फूल गोभी लग जाती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं या सब्जी बना के खा लेते हैं। बाकी जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको उखाड़ के हम चारे के रूप में पशुओं को खिला देते हैं या जो है फेंक देते हैं, क्लियर है। लेकिन जब हमें क्या करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बीज उत्पादन करना है, बीज का उत्पादन अगर हमें करना है तो क्या करते हैं, बीज उत्पादन करने में, बीज उत्पादन करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, बीज से, जैसे कि ये कई सारे छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, बीज में से इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। ये बीज में से मान लो मैंने यहाँ पे कड़ को निकाल लिया, एक चम्मच यहाँ पे ली और एक चम्मच भर के इसको निकाल दिया, ठीक है। ये इसको एक चम्मच भर के मैंने इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, थोड़ा छोटा करने दो, एक मिनट, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से इसको इतना निकाल दिया, ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, इसको इतना निकाल दिया, इतना निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कड़ इस तरफ है, थोड़ा सा कड़ इस तरफ, बीच में से हमने ऐसा एक चम्मच भर के ऐसा निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे हम इसको निकाल देते हैं ना, निकालने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब इसको हमने निकाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये एक तना निकलना शुरू हो जाएगा, ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से निकलेगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे, ठीक है, फ्लावर आ जाएंगे। और इन फ्लावर से क्या बनेगा, इन फ्लावर से बनेगा फ्रूट, फल बनेगा, ठीक है, फल बनेगा, और फल से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, और इस तरीके से सीड का प्रोडक्शन होता है। अब ये सीड का प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है, जो हमने यहाँ पे कड़ को हटाया, जैसे मान लो कि बहुत टाइट घी जो है कटोरी के अंदर बहुत टाइट जमा हुआ है, हम क्या करते हैं, चम्मच ऐसे भर के निकालते हैं, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। जैसे आइसक्रीम है, अगर आपने डब्बे में आइसक्रीम खा रहे हो तो आप ऐसे भर के चम्मच से निकालते हो, किससे निकालते हो, स्पून से निकालते हो चम्मच, ठीक है, स्पून से निकालते हो तो बीच में गड्ढा हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कड़ को इस तरीके से निकाल देते हैं, फिर यहाँ से क्या है, ये तना शुरू हो जाता है और ऊपर फ्लावर आ जाते हैं, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट से सीड बनता है। तो ये लगभग कितना समय और लग जाता है, 3 महीने और लग जाते हैं इसमें, ठीक है। ये कड़ बनने के बाद 3 महीने और लग जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने मई जून में इसको ग्रो किया, ठीक है, मई जून में आपने इसको लगाया, तो ये हमें कब देता है, अगस्त सितंबर में हमें क्या देता है, कड़ देता है। इसके बाद 3 महीने और ले लो तो लगभग दिसंबर जनवरी में हमें क्या मिलते हैं, सीड मिलते हैं, ठीक है। मई जून में आप लगा रहे हो तो हमें अगस्त सितंबर में ठंड के टाइम में ये देगा। ये मई जून वाली अर्ली वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्ली वाली की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जुलाई अगस्त में लगाते हैं मध्यम वाली, अक्टूबर नवंबर में लेट वाली लगाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो इसको मतलब याद रखना कि बीज बनने में और 3-4 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमने एक स्पून भर के निकाला, तो मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कड़ से सीड बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्कूपिंग। याद रखना क्या कहते हैं इसको, स्कूपिंग। इतना बताने का मतलब यही था, सीधे स्कूपिंग लिखा देता मैं। बोल सकते हैं कि स्कूपिंग जो है वह, स्कूपिंग जो प्रोसेस है किससे संबंधित है, कॉलीफ्लावर से। डायरेक्ट बता देता है कि स्कूपिंग जो है वो कॉलीफ्लावर से संबंधित है। लेकिन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि स्कूपिंग मतलब क्या है, सीड प्रोडक्शन करना। कैसा, सीड प्रोडक्शन करना। स्कूपिंग का मतलब होता है सीड प्रोडक्शन करना, पर कैसे, तो स्कूपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कड़, ठीक है, कड़ को रिमूव करना। स्कूपिंग क्या कहलाता है, कड़ को रिमूव करना, ठीक है, कड़ को रिमूव करना। किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है। स्कूपिंग का मतलब आ गया सेंटर पोर्शन से कड़ को रिमूव करना, ताकि वहां पर क्या आ जाए, ये फ्लावर स्टॉक आ जाए। ये क्या है, ये फ्लावर स्टॉक है। क्या है ये, फ्लावर स्टॉक है। क्या है, डंठल है, फूलों का डंठल, ठीक है। क्या है ये, फूलों का डंठल है, फूलों का डंठल है। तो हम स्कूपिंग क्यों करते हैं,
हम कर्ड को यहाँ पर हटा देते हैं ताकि क्या आ जाए, यहाँ पे फ्लावर स्टैक आ जाए, फूल आ जाए, फूल से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रूट, फ्रूट से हमें क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। तो स्कूपिंग का मतलब पूछा जाएगा कि स्कूपिंग प्रोसेस किस क्रॉप में करते हैं, तो कॉलीफ्लावर में करते हैं। स्कूपिंग का मतलब पूछा जाए कि क्या होता है, तो याद रखना कर्ड को रिमूव करना ताकि वहां पर फूलों का डंठल आ जाए, जिससे हमें फूल मिले, फूल से हमें क्या मिले, फ्रूट मिले, फल मिले, फल से हमें क्या मिले, सीड मिले। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक की पूरी कहानी आपको क्लियर है या ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें इसकी वेराइटीज की बात कर लेते हैं, या इसमें थोड़ा सा नर्सरी वाला पोर्शन भी आप देख सकते हो, नर्सरी कैसे, इसमें कितना एरिया हम रखते हैं, या नर्सरी कोल क्रॉप में ही लिख लेना, मैं बता देता हूँ, कोल में कर लेना, ठीक है, कोल क्रॉप में कर लेना। नर्सरी जो है लगभग 250 मीटर स्क्वायर एरिया लगभग चाहिएगा 1 हेक्टेयर के लिए, और रोपण या ट्रांसप्लांटिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कितने में करेंगे, तो लगभग 3 से 4 सप्ताह में इसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि केबेज या कॉलीफ्लावर या कोल क्रॉप की जो है नर्सरी तैयार करते हैं, उसके लिए एरिया 250 मीटर स्क्वायर एरिया, और कितना टाइम उसको होता है तैयार करने में, मेन फील्ड में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 महीना, मतलब 3 से 4 सप्ताह में इसको हम मेन फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अभी मैंने बोला ना ब्लांचिंग, इसलिए फूल गोभी जो होती है वो क्या होती है, थर्मोसेंसिटिव होती है। थर्मोसेंसिटिव क्यों होती है, थर्मोसेंसिटिव वर्ड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको, जब भी आप बुक में से भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा एक वर्ड मिल जाता है कि कॉलीफ्लावर जो है वो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। थर्मोसेंसिटिव का मतलब तापमान और प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ठीक है, तापमान या बोल सकता हूं प्रकाश के प्रति संवेदनशील, तापमान और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि ज्यादा लाइट अगर उस पर पड़ा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मतलब उसमें क्या हो जाएगी, ब्लांचिंग इसीलिए हम कर रहे हैं कि सन की लाइट डायरेक्ट ना पड़े, डायरेक्ट उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, कर्ड जो है पीला पड़ जाएगा, कॉम्पैक्टनेस खत्म हो जाएगी। ज्यादा अगर उसमें टेम्परेचर हो गया तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी क्या होता है, कर्ड जो है वहां पर छोटा रह जाता है, स्मॉल हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, 25 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो कर्ड छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंडिंग, जिसको हम ब्लाइंडिंग भी बोलते हैं, ब्लाइंडिंग, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये हो जाता है, ठीक है, ब्लाइंडिंग, मतलब कर्ड जो है बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। एक बटनिंग भी होता है, वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से कर्ड जो है छोटा रह जाता है, क्योंकि कर्ड जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। कर्ड यहाँ पे फल नहीं है, फूल नहीं है, क्या है, वो फूल से बना हुआ भाग है, तो वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो वेजिटेटिव पार्ट नहीं बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग होता है। ब्लाइंडिंग होता है टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लाइंडिंग होता है। तो तापमान अगर कम ज़्यादा हुआ, तापमान अगर ज़्यादा हो गया या प्रकाश ज़्यादा हो गया, लाइट ज़्यादा पड़ी तो वो येलो कलर का हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो थर्मोसेंसिटिव टर्म जो है वो कॉलीफ्लावर के लिए हम पढ़ते हैं। और क्या चीज़ है इसमें, अब सीधे आते हैं वैरायटी पर। वैरायटीज पर, किस्मों पर, तो इसमें आती है सबसे पहले अगेती, अगेती किस्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीड रेट भी साथ में बता दूंगा आपको, ठीक है, सीड रेट भी साथ में बताऊंगा आपको, अलग से नहीं बताऊंगा, सीड रेट भी यहीं बताऊंगा, ठीक है। किस्म के साथ में आपको यहाँ पे सीड रेट भी बताते जाऊंगा, इनकी क्या है, बीज दर भी बताऊंगा। देखो अगेती किस्म जो है, अगेती किस्म, अब इसको अगेती जो है ये हम कब परिपक्व होगी, इसको लगाएंगे कब, देखो तो इसको हम प्लांट कब करेंगे, मतलब कब करेंगे इसको, मई जून में, मई जून में, ठीक है। और हार्वेस्ट कब करेंगे, हार्वेस्ट हम इसको करते हैं लगभग ले लो अगस्त सितंबर में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगस्त सितंबर में इसको हम करेंगे, मई जून में इसको हम लगाएंगे। क्लियर है, सितंबर अक्टूबर, हाँ वही सीधी सी बात है, अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर कर लो, सितंबर से अक्टूबर में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं सोइंग, बुआई करेंगे, और यहाँ हम करेंगे हार्वेस्ट, समझ जाना, ठीक है। सोइंग कर रहे हैं मई जून में, हार्वेस्ट कर रहे हैं हम सितंबर अक्टूबर में। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि खाने वाला जो फल है, फल के अलावा जिस क्रॉप का हम फल खाते हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी है जिनका हम फल के अलावा जैसे रूट खाते हैं
स्टेम खाते हैं, लीफ खाते हैं, ये सब, इन सबको क्या पसंद है? ठंड पसंद है। ये ठंड में अच्छे से ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पे अगेती किस्म है जो इसको हम मई जून में लगा रहे हैं, और मई जून में कड़ाके की गर्मी होती है। सीधी सी बात है, क्या होती है? कड़ाके की गर्मी होती है। तो इस ऐसे अगेती किस्म जो है जहाँ पर कड़ाके की गर्मी होती है, तो ये कंडीशंस क्या है? अनफेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर सीड रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई इसको चाहिए ठंड, लेकिन ये गर्मी में हम यहाँ पे शोइंग कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर के प्रति ये संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें सीड रेट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पर एक वेराइटी है, ठीक है, जो इसके लिए बेस्ट है। एक वेराइटी है जो इसके लिए बेस्ट है। वो वेराइटी कौन कौन सी है? या देखो, अगेती की किस्म की बात करें तो हम यहाँ पे कौन सी है? तो पूसा सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक। ठीक है, पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली लग जाए। ठीक है, और क्या आ जाएगा? पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी, पूसा केतकी, पूसा अर्ली दीपाली, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी। अर्ली कुंवारी भी आ जाएगी, अर्ली पटना है, जिसमें अर्ली लगाओ। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्या लगाओ? अर्ली लगाओ। ये अगेती किस्म है। तो पूसा आपको याद क्या करनी पड़ेगी? 3, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक और पूसा केतिक। अब देखो, सितंबर अक्टूबर हमने बोला, तो सितंबर अक्टूबर, अब जैसे कि इस बार की बात करें 2022 की, तो दिवाली कब है? अक्टूबर महीने में ही है। कब है? अक्टूबर महीने में ही है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि अक्टूबर में दिवाली आ रही है और अक्टूबर में दीपाली परिपक्व हो जाएगी। और दीपाली कौन से, अगर हिंदी का मन देखो तो कार्तिक महीने में आती है। तो पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी जो है अगेती किस्म है। अक्टूबर में ये हार्वेस्ट हम करते हैं, अक्टूबर में ये तैयार हो जाती है। 3 महीने पहले आप पीछे चले जाओ, सितंबर से जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने पहले, तो मई जून में इसको हम सोइंग करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे कि ये मई जून में हम लगा रहे हैं, यहाँ पे कड़ाके की गर्मी होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ये तापमान को सहन नहीं कर सकती, तापमान के प्रति संवेदनशील होती है। अभी हमने पढ़ा थर्मोसेंसिटिव होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सीड रेट क्या लेनी पड़ेगी? ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सीड रेट जो है यहाँ पे ज़्यादा लेनी, तो लगभग यहाँ पे जो सीड रेट होती है वो 500 से लेके 600 या कई बार आपको 700 भी देखने को मिल जाएगा ग्राम पर हेक्टेयर। इसके सीड रेट है 500 से लेके 600 या 500 से 700 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक साथ अगर पूछा जाए तो मैं लगभग आपको बता दूं 300 से लेके लगभग 700 तक आप देख सकते हो। 300 से 700 ओवरऑल, कई बार 400 से 700 भी मिल जाएगी ऑप्शन में। ऑप्शन थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझकर चलना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या बोला कि कॉलीफ्लावर जो होता है वो तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। सीधी सी बात, तापमान इसको क्यों? क्योंकि ये ठंड में होने वाली क्रॉप है, इनको ठंड पसंद है। हम मई जून में लगा रहे हैं, सीधी सी बात, अगेती वाली किस्म। अब मई जून में लगा रहे हैं, तापमान मई जून में भयंकर होता है, तो ये सहन नहीं कर पाएगी। मतलब अगर आपने 100 बीज डाले तो 60 ही उगेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीड रेट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें सीड रेट ज़्यादा होगी। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं, यह कॉन्सेप्ट से पढ़ना है हमें, तो चीज़ें को हम जल्दी समझ पाएंगे। दूसरी जो है मध्यम वाली ले लो या लेट वाली। हाँ ठीक है, मध्यम ले लो, मध्यम किस्में। अब मध्यम किस्में अब कब लगाएंगे? मध्यम किस्में हम लगाते हैं कब है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसको हम लगाएंगे तो हमें प्रोडक्शन कब मिलेगा? मध्यम वाली हम नहीं, अक्टूबर नवंबर में तो ये परिपक्व हो जाएगी। ठीक है, इसको हम हार्वेस्ट कब करेंगे? नवंबर में। ठीक है, नवंबर में हार्वेस्ट करेंगे। 3 महीने पहले चले जाओ, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। मतलब इसको हम कब लगाएंगे? जुलाई अगस्त में, बारिश वाला टाइम। जुलाई अगस्त में इसको लगाएंगे, ये नवंबर में तैयार हो जाएगी। अब देखो, ये तो जुलाई अगस्त मतलब बारिश का टाइम है, वैसे ही टेम्परेचर कम हो गया नवंबर में, तो यहाँ पे सीड रेट क्या हो जाएगी? यहाँ पे सीड रेट जो है 350 से लगभग 400 ग्राम पर हेक्टेयर, थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, 350 से 400 रहेगी। इसमें जो है मध्यम में अगर आप वेराइटीज़ की बात करो तो इसमें वेराइटी कौन कौन सी आ जाएगी? तो इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। पूसा शरद याद रख लीजिए, पूसा शरद आप याद रख लीजिए बस। और पूसा अगहनी, पूसा अगहनी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए बस। सीड रेट जरूर याद रखना है। ठीक है, सीड रेट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब आती है पछेती। पछेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पछेती या लेट वेराइटी जो है, लेट पछेती या लेट अगर हम बात करें तो ये जो है कब हम मिलती है?
ये हमें कब परिपक्व होती है याद रखना, ये जो परिपक्व होती है ये जनवरी में परिपक्व हो जाती है। याद रखना कब परिपक्व होती है, ये जनवरी में परिपक्व होती है। ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक बोल सकते हो। तो ये जनवरी से लेकर लगभग अप्रैल तक का समय चला जाता है परिपक्व होने। तो इसको कब लगाएंगे, 3 महीने पहले चल जाओ तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी शोइंग करते हैं और ये जनवरी और अप्रैल तक चली जाती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल मौसम बिल्कुल जो जैसा उसको चाहिए वैसा ही है ना। नवंबर बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, बिल्कुल इसको ठंड पसंद है, वैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर है, यहाँ वैसे ही यहाँ पर ठंड इसको मिलने वाली है। तो इसकी जो सीड रेट है और कम हो जाएगी, 300 से लेके 400 ग्राम पर हेक्टेयर, इसलिए मैंने 300 से 700 लिखा एवरेज। तो तीनों में अलग है, सबसे कम इसमें ले। देखो अब सबसे कम है, सबसे फेवरेबल है, तो इसका जो प्रोडक्शन है, उपज है, यील्ड है, वो सबसे ज़्यादा होगी। इसकी यील्ड जो है हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, इसकी यील्ड जो है मीडियम और उसकी जो यील्ड है वो सबसे कम रहेगी। ठीक है, इसकी जो यील्ड है लो प्रोडक्टिविटी या लो यील्ड रहेगी। मान लो इसकी यील्ड अगर 20 क्विंटल आ रही है तो इसकी यील्ड लगभग 5 से 10 क्विंटल ही रहेगी। ठीक, लेकिन फ़ायदा कौन सी लगाने में है, अगर आप किसान हो तो आपको कौन सी लगानी चाहिए, पछेती या अगेती? आपको अगेती लगानी चाहिए। क्योंकि ये आ जाती है सितंबर अक्टूबर में। मतलब पहली बार आप गोभी कब खाओगे, सितंबर अक्टूबर में। और पहली बार जब मार्केट में आएगी तो सब लोग शौक से खाते हैं, तो शौक से खरीदते हैं। बोले 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो भी होगी तो भी खरीदेंगे, उस समय हमें रेट मिल जाता है। और जब खाते दिसंबर जनवरी में आ जाओगे, खा के लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द किसान यही लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन होती है, ज़्यादा ये लगाएंगे तो यहाँ 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये किलो बिकेगी। अभी का टाइम क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अभी मार्केट में देखो गोभी लगभग 40 से 50 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है। फार्मर बेच रहा है 40 रुपये किलो, आप लेने जाओगे लगभग 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है गोभी। तो ये अर्ली वैरायटी है। ठीक है, अर्ली वाली है जो मार्केट में इनका अच्छा रेट मिल रहा है। प्रोडक्शन भले कम है लेकिन रेट जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रेट उससे 10 से 20 गुना कम रेट आपको मिलेगा, तो वो है। हालांकि अगर अब यहाँ पे ज़्यादा किसान अगेती में लगाने लगे तो यहाँ पे रेट कम हो गया, बात वही है। ठीक है, तो पछेती की जो वैरायटी है वो कौन कौन सी है। और पछेती का मैंने एक चीज़ आपको बताई थी क्या, कि पछेती जो वैरायटी होती है वो क्या होती है, सेल्फ ब्लांच होती है। सेल्फ ब्लांच्ड होती है। इनमें क्या होता है, ब्लांचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें कौन सी आ जाएगी, पूसा स्नोबॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूसा स्नोबॉल। मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है। पूसा हिम ज्योति, ये अब बस आप 2 याद रख लो, पूसा स्नोबॉल और पूसा हिम ज्योति जो है मध्यम किस्म की वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूसा सिंथेटिक भी इसमें लिख लेना एक, पूसा अर्ली आए तो वो वहाँ चला जाएगा और पूसा सिंथेटिक आ जाए, सिर्फ पूसा सिंथेटिक, तो वो पछेती हो जाएगी। सिंथेटिक आ जाए, स्नोबॉल आ जाए तो ये आ जाएगी आपकी पछेती में, और पूसा अर्ली सिंथेटिक आए तो वो आ जाएगी उसमें अगेती में। क्लियर है। तो ये हमने कॉलीफ्लावर पढ़ा। कॉलीफ्लावर के बाद हम क्या देखेंगे, केबेज देखेंगे। देखते हैं कि अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा।